मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। वैसे परछाई नहीं आ रही है इसमें, सही आ रहा है। मतलब जब सूरज की रोशनी रहती है तब इधर से परछाई मारती है। अब ये कम से कम जो लिखा हुआ है सही से दिख रहा है इसमें, बस खाली चेहरा ही तो पीला दिख रहा होगा। अब सही है, तो उसी का पीला दिख रहा था, उसको पीलिया रोग है। कैमरा देखो पहचान जाता है किसको क्या रोग है, उसको पीलिया रोग है। तो कैमरे में पूरा दिख गया था तुमको तुम्हारा वो रोग। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हाँ, इलेक्ट्रॉन हो, अभी आज अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोग्राम का जो है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो चलो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको बोल देता हूँ एक बार पुनः जो है। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष के साथ ही जो है, कौन लाइट मार रहा है? उधर लाइट गई थी, अच्छा। तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है, तो संविधान हम लोगों ने अभी भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो है एक भूक्षेत्र होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। तो राज्यों के निर्माण से संबंधित बातें हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक अध्ययन कर लिया था, जो कि पार्ट 1 में था, भाग 1 में था। आप देखो, सबसे पहले ये समझ लो, आप देखो संविधान निर्माताओं ने जो हमारा संविधान बनाया था बहुत ही कायदे से बनाया था, एकदम बिल्कुल मतलब तारतम्य तरीके से बनाया था, स्टेप बाय स्टेप बनाया था। पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया कि राज्य क्या होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा, डिफाइन कर दिया आर्टिकल 1 में। उसके बाद में एक राज्य निर्मित हो जाएगा। अब कोई विदेशी आना चाहेगा उसको भी रख लेंगे, आर्टिकल 2 में कह दिया गया। आर्टिकल 3 में कह दिया गया कि जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों में हम लोग जो है उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, उसके भूक्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, घटा सकते हैं और नाम बदल सकते हैं। आर्टिकल 3 में ये बात कही गई। लेकिन अब यहाँ पर जो इसमें शुरू हो जाता है पार्ट भाग 2। तो अब हमको जब भूक्षेत्र मिल गया, रहने के लिए स्थान मिल गया, तो वहां पर कुछ लोग भी तो चाहिए, जनसंख्या चाहिए। तो भाग 2 जनसंख्या से संबंधित प्रावधान करता है। तो यहाँ पर जो है हम एक राज्य के बारे में अगर बात करेंगे तो राज्य, किसी भी राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है। किसी भी राज्य का निर्माण, राज्य मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कह रहे हो, वो नहीं। राज्य मतलब एक देश समझ सकते हो। तो किसी भी देश का निर्माण जो है वो 4 तत्वों से होता है। भूक्षेत्र, जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके, भूक्षेत्र अर्थात राज्यों के बारे में। ठीक है, स्थान होना चाहिए, कोई एक स्थान होगा। अब ये कोई स्थान हो गया, ठीक है, इसकी सीमा निर्धारित हो गई। आर्टिकल 1 में पढ़ लिया हमने कि भारत इतना बड़ा होगा, यहां से लेकर यहां तक पार्टीशन के बाद भारत की सीमा निर्धारित हो गई, तो एक राज्य बन गया हमारे पास। ठीक, अब देखो अंग्रेजों के समय या उसके पहले 26 जनवरी 1950 के पहले क्या चीज हमारे पास नहीं था और हम राज्य नहीं कहलाते थे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो है पाकिस्तान से सहित, पाकिस्तान बांग्लादेश सहित भारत का एक राज्य क्षेत्र था, पहले से भी था। ठीक है, लेकिन और जनसंख्या भी थी, राज्य क्षेत्र का निर्धारण हो गया। अब इस राज्य क्षेत्र को, शांति से बैठ जाओ भाई, जो भू क्षेत्र का निर्धारण हो गया, अब भू क्षेत्र को राज्य कैसे कहेंगे जब तक उसके अंदर कोई रहने वाला नहीं होगा। एक जंगल है जहां कोई नहीं रहता है, शेरों का राज्य है, तो वो राज्य नहीं होगा। उस राज्य में रहने वाले भी कुछ लोग होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। अब इस जनसंख्या को गवर्न करने वाली एक बॉडी होनी चाहिए, इस जनसंख्या को गवर्न करने वाली अर्थात इस पर शासन करने वाली एक बॉडी होनी चाहिए। तो सरकार होना चाहिए, उस राज्य में क्या होना चाहिए, एक सरकार होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसी तरीके से संविधान का निर्माण किया है। पहले राज्य के बारे में डिफाइन किया, फिर उसने जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या अर्थात जनसंख्या का ही एक अंग है नागरिक। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में बताया, नागरिकता के कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं। फिर उसके बाद सरकार पे आ जाती है हमारा संविधान। तो सरकार भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब सरकार और जनसंख्या और भू क्षेत्र तो पहले से था,
26 जनवरी 1950 से पहले से तीनों चीज थी, लेकिन हम एक राज्य नहीं थे, हम एक पूर्ण राज्य नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, संप्रभुता नहीं थी, अर्थात हमारे ऊपर सरकार जो शासन कर रही थी वो हमारी नहीं थी, हमारे ऊपर शासन विदेशी कर रहे थे। जब तक कोई राज्य परफेक्ट राज्य नहीं होगा, जब तक स्वयं वहां के नागरिक उस पर शासन नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए हम लोग संप्रभु नहीं थे। संप्रभु कब से हुए? 26 जनवरी 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हो गया, पूरी तरीके से पूर्णतः संविधान लागू हो गया, तो हम अपने द्वारा बनाए गए कानूनों से अपने देश का संचालन करने लगे और अपने लोगों द्वारा करने लगे। तो हम लोग क्या हो गए? एक राज्य हो गए, एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक, तो ये चारों चीज होना चाहिए किसी राज्य के अंतर। भू क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और वो राज्य क्या होना चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु मतलब जो है उसके स्वयं के संविधान होना चाहिए, स्वयं का शासन होना चाहिए, और ये इसके पहले नहीं था। काफी लंबे समय तक विदेशियों ने शासन किया। इसके पहले जो है मध्यकाल में देखते हैं, यहाँ पर तब भी विदेशी शासन कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ आकर बस गए थे, तो वो मनमानी था, उनका अपना संविधान था, अपने हिसाब से वो संविधान मतलब जानते नहीं थे, परंपरा ही उनका शासन था, ठीक है, परंपरा के अनुसार ही शासन चलाते थे। तो अब यहाँ पर जनसंख्या में से ही नागरिक निकलेंगे, जनसंख्या में से ही क्या निकलेंगे? नागरिक। अगर तुम सबको हम सिर्फ जनसंख्या कहें तो एक जनसंख्या का मतलब ये होगी पूरे दुनिया में पॉपुलेशन, एक क्राउड, एक भीड़। जनसंख्या का मतलब क्या हो गया? एक भीड़। लेकिन उस भीड़ की कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, कोई ना कोई पहचान होगी। वो भीड़ या तो अमेरिका की होगी, पाकिस्तान की होगी, अफगानिस्तान की होगी, इंडिया की होगी। तो जब उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है किसी सीमा के अंदर, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा के अंदर, जब उस जनसंख्या को एक पहचान मिल जाती है, तो उसे कहा जाता है नागरिक। उसे क्या कहा जाता है? नागरिक, सिटीजन कहा जाता है। तो आज हम लोग यही अध्ययन करेंगे, नागरिकता। तो हमारा चैप्टर यही है, भाग 2, पार्ट 2 में क्या संविधान ने बताया है कि कौन नागरिक होगा, भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा, इसके बारे में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। ठीक, तो अब ये जो जनसंख्या होगी, इस जनसंख्या को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नागरिक होगा, ठीक, और एक विदेशी भी रह रहे होंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं घूमने, ताजमहल आगरा आ गए ताजमहल देखने, तो क्या वो भारत के नागरिक हो गए? क्या नहीं हो गए। ताजमहल घूमने आए हैं, वीजा उजा बनवा करके महीने 2 महीने साल भर के लिए, और यहाँ से घूम घाम कर चले जाएंगे। तो जो हमको अधिकार मिले हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, अब जैसे राष्ट्रगान बज रहा है तो हमारा कर्तव्य क्या है? सावधान खड़े हो जाना। लेकिन विदेशी अंग्रेज घूम रहा है तो वो खड़ा हुआ क्या? उसका कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो नागरिक नहीं है, वो सिर्फ ताजमहल घूमने आया है। तो विदेशी हो सकता है, जनसंख्या की भीड़ में कौन हो सकता है? विदेशी भी हो सकता है, और एक शरणार्थी भी हो सकता है। शरणार्थी मतलब किसी दूसरे देश में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी या किसी देश में जो है वहां पर लड़ाई छिड़ गई और वहां से लोग भाग करके हिंदुस्तान आ गए, और हिंदुस्तान हमारा कहता है ठीक है भैया आते जाओ और तुमको हम बसाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे शरणार्थी, जैसे तिब्बत, जब चाइना ने तिब्बत को अपने अधिग्रहण क्षेत्र में लिया तो तिब्बत की बहुत आबादी आकर के हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान में आ गई, भारत में प्रवेश कर गई, ठीक है, तो हिंदुस्तान में रहने लगी। तो ऐसे शरणार्थी कहलाते हैं। तुमने तिब्बती बाजार का नाम सुना होगा, तो तिब्बती बाजार कौन चलाते हैं? वही शरणार्थी जो हिमाचल वगैरह में रह रहे हैं। कहाँ से आए? तिब्बती क्षेत्र से आए। तो ऐसे शरणार्थी भी, तो ये भी नागरिक नहीं है हमारे, ये जनसंख्या के भाग हैं। ये किसके भाग हैं? जनसंख्या के भाग हैं। या फिर कुछ लोग अवैध घुसपैठ कर जाते हैं, अवैध जनसंख्या भारत में आ जाती है आतंकवादी के रूप में या किसी रूप में आकर के, और जो है बॉर्डर पार करके और हिंदुस्तान में आकर के जो है उल्टा सीधा कर्म करते हैं। तो अवैध घुसपैठी, तो क्या ये भारत के नागरिक हो गए? नहीं, ये जनसंख्या के भाग है। किसके भाग है? जनसंख्या। तो जनसंख्या में ये सब आ जाते हैं। लेकिन नागरिक कौन होता है? नागरिक को एक अधिकार मिला होगा, नागरिक को अपने राज्य क्षेत्र में उसको संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिया गया होगा, कुछ जो है उसके राइट्स होंगे, कुछ उसके अधिकार होंगे। अब अधिकार क्या क्या हो सकते हैं? संवैधानिक अधिकार हो सकते हैं और गैर संवैधानिक अधिकार हो सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, जैसे संविधान में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, तो उसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही मिलेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से अधिकार, जब हम जो है मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, अभी यहाँ गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ किसको मिलेंगे? नागरिकों को मिलेंगे। और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबको मिलेंगे, विदेशी आया है उसको भी मिलेंगे। अब विदेशी को अधिकार क्या मिलेगा? जैसे विदेश से कोई आया ताजमहल देखने, तो अब हम इसको पीटने लगे मान लो,
कहें साले साला सफेद गोरा आ गया है, इसने हमारे ऊपर शासन किया है 200 वर्ष, पटक के मारो यहीं पर, तो उसको मार तो देंगे, लेकिन उसके लिए जो है अधिकार ये भी दिया गया है, कानूनी अधिकार उसको मिला है, तो उसको संरक्षा कानून करेगा भारत का कि नहीं? तो वो जो है कानूनी अधिकार के तहत वो कोर्ट चला जाएगा और उसको जो भारत का कानून उसे जो है मतलब जो उसके विरोधी है जिसने मारा था उसको सजा देगा। ऐसा थोड़े नहीं कहेगा कि भैया तुम विदेशी थे और भारत के व्यक्ति ने, नागरिक ने मारा है तुमको, तुम 200 वर्ष तक शासन करके गए हो तुम्हारे पूर्वज और तुम पिट गए हो, तो हम अपने भारतीय व्यक्ति को शाबाशी देंगे, हाँ बढ़िया बहुत अच्छा किया। नहीं, तुमको सजा मिलेगी। तो उसको भी अधिकार है कि नहीं? तो कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो विदेशियों को भी मिले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार, जो सिर्फ किसको मिले होंगे? भारतीय नागरिकों को मिले होंगे। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो सिर्फ भारतीयों को ही मिले होंगे, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं होंगे। अधिकार दो तरीके के होते हैं, एक मौलिक अधिकार जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, अपना अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट में भी जा करके अपना अधिकार ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक नहीं है। अब कुछ अधिकार ऐसे हैं, जैसे अब मान लो कह दिया जाए कि राष्ट्रपति बनना हमारा मौलिक अधिकार है, लिख देते संविधान में कि भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति बनना एक मौलिक अधिकार है। अब भैया हम राष्ट्रपति नहीं बन रहे, कोर्ट चले जाएंगे, हमको राष्ट्रपति बनाओ भाई, नहीं तो हम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार है, और ये अधिकार किसको मिला है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला है। अब विदेशी अंग्रेज घूमने आएगा तो उसको थोड़े नहीं दे दिया तू भी राष्ट्रपति बन जा रहे, नहीं बने, उसको अधिकार नहीं है। तो हमको वोट देने का अधिकार है, ये विदेशियों को नहीं मिलेगा, शरणार्थियों को नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? जो भारत का नागरिक होगा, तो वो वोट दे सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, विधानसभा, राज्यसभा और जो है लोकसभा सदस्य, उसका सदस्य बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसे जो है उच्च संवैधानिक पदों पर जाने का भी अधिकार होगा। राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लेकिन विदेशियों को नहीं मिला है। तो ये अलग कर सकते हैं हम किससे? इनसे, जनसंख्या की भीड़ से। तो नागरिक वही होगा जिसको अधिकार मिले होंगे। अब अधिकार मिले होंगे तो देश कहता है कि कर्तव्य भी होंगे। भाई इनको हमने अधिकार नहीं दिए हैं तो इनसे कर्तव्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुमसे हम कर्तव्य की भी अपेक्षा करते हैं। कौन? राज्य कर्तव्य की भी अपेक्षा करता है अपने देश के नागरिकों से। कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान हो रहा है तो खड़े हो जाओ, ये कर्तव्य है हमारा। इसको कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन ये कर्तव्य है। मतलब संविधान में तो लिखा है कि अपने राष्ट्र और राष्ट्र की जो है संपत्तियों की सुरक्षा करना, संरक्षा करना, राष्ट्रगान का जो है और उसके जो है सम्मान करना, ठीक है, ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। लेकिन जो है विदेशियों को नहीं, क्योंकि विदेशियों को हम अधिकार नहीं दिए हैं तो कर्तव्य की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। राष्ट्रगान बजता रहे, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जो है निष्ठा भी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं रह रहे हो भारत में, कह रहे हो पाकिस्तान, नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर भारत में रह रहे हो तो निष्ठा आपको दिखानी पड़ेगी। मौका पड़ने पर आपकी भर्ती की जा सकती है सेना में। अगर मान लो बाय द वे आप मतलब देश में चारों तरफ से आक्रमण होने लगे, चाइना उधर से कर रहा है, पाकिस्तान इधर से कर रहा है, सेना पूरी नहीं पड़ रही है, तो तुमको बुलाया जाएगा कि सब लोग आकर के, जितने हट्टे कट्टे नौजवान है गांव में, सब आकर के भर्ती हो जाओ। मना नहीं कर सकते हो भाई, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, क्योंकि तुमने नागरिकता ली है राष्ट्र की, तुम राष्ट्र के क्या हो? नागरिक हो। विदेशी को थोड़े नहीं भर्ती कर सकते, तो तुमको राष्ट्र के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की भावना दिखानी पड़ेगी, तभी तुम क्या होगे? नागरिक होगे। तो इन सब से आप डिफरेंट हो जाते हो, इसलिए आप जो है भारत के क्या हो? नागरिक हो। अब ये नागरिक कौन होगा? क्योंकि उस समय अभी तक कोई डिफिनीशन नहीं था, यहाँ पर विदेशी शासन कर रहे थे समय समय पर। कभी जो है फ्रांसीसी आ गए, तो कभी जो है डच आ गए, कभी जो है पुर्तगाली आ गए, कभी कोई आ गया, कभी इरे आ गए, सब आ गए, करते रहे शासन। तो अभी तक कोई डिफिनीशन नहीं थी, लेकिन अब हमारा देश संप्रभु हो गया है, संविधान लागू होने वाला है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि कैसे पहचान करेंगे कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो इसके लिए इन्होंने जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बातें कही, लेकिन बहुत सारी बातें उस समय की जो परिस्थितियां थी उसी के अनुसार इन्होंने कही थी। लेकिन इन्होंने अनुच्छेद 11 में यह कह दिया था कि जो संसद होगी, जो केंद्र की संसदीय व्यवस्था होगी, संसद जो होगी वो क्या करेगी? विधायिका जो है समय समय पर नागरिकता से संबंधित जो है कानून बनाती रहेगी। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कानून बना दिया था।
तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या कहा था संविधान ने, ये हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 5 जो कहता है वो कहता है कि संविधान के आरंभ से, यानी संविधान का आरंभ जब हुआ है तो उस समय किसको नागरिकता मिलेगी, ये जो है अनुच्छेद 5 में कहा गया है। संविधान का आरंभ कब होता है? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के समय की क्या व्यवस्था होगी, उस समय किसको हम भारत का नागरिक कहेंगे? तो उसके लिए इन्होंने 3 कंडीशन दिया। संविधान निर्माताओं ने कहा कि 3 कंडीशन होंगे, 3 कंडीशन में जो भी एक कंडीशन पूरी करेगा उसे हम क्या मान लेंगे, भारत का नागरिक है वो। कंडीशन 1 कहा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसका जन्म भारत में होना चाहिए, भारत की धरती पर उसका जन्म होना चाहिए, तो वो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। दूसरे कंडीशन में अगर उसका नहीं जन्म हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म होना चाहिए। जैसे उस समय परिस्थितियां क्या थी, बहुत सारे व्यक्ति विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, तुमने देखा उस समय भाई जो है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल थे, ठीक, जर्मनी में कुछ क्रांतिकारी थे, इंग्लैंड में कुछ क्रांतिकारी थे, भाई दामोदर सावरकर वगैरह इंग्लैंड चले गए थे। तो ये सब जाकर के वहां कर रहे हैं क्रांति और अपने फैमिली के साथ वहां रह रहे हैं, लेकिन उनका जन्म तो यहाँ हुआ है, लेकिन वो जो वहां रह रहे हैं तो उनके बच्चे तो वहां जन्म लेंगे। तो अब हम कह दे भैया तुम्हारे बच्चे वही जन्म लिए हैं, तुमको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप यहाँ थे तो उनका जन्म यहाँ हुआ था, तो तुम विदेश में रह रहे हो किसी कारणवश से, लेकिन जन्म तुम्हारा विदेश की धरती पे हो गया तो तुमको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि माता पिता में से जो है कोई भी भारत का जन्म लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम ही जन्म लो, एक तो ये कंडीशन हो गई सिर्फ तुम ही जन्म लिए हो तो भारत के नागरिक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा जन्म विदेश में हो गया है लेकिन माँ बाप कहाँ के हैं, भारत के हैं, तो नागरिक हो जाए। और या तीसरी कंडीशन पूरी करता हो, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक वो मतलब कम से कम 5 वर्ष भारत में रह लिया हो। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के पहले वो 5 वर्ष तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक अगर वो उसकी गणना की जाए कि वो कितने समय तक रहा है, तो 5 वर्ष तक कम से कम वो भारत में रह लिया हो। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि भारत में उस समय कुछ विदेशी भी आकर के भारत के सपोर्ट में थे। जैसे मैडम बीकाजी कामा जो जर्मनी में थी, वो उनका तो यहाँ से हो गया माता पिता का, लेकिन जैसे उस समय आपने एनी बेसेंट का नाम सुना, भाई विदेश से चली आई हैं और भारत में रह रही लंबे समय से। अब हम कहते भैया तुमने सेवा दी है और जब हमारा भारत आजाद हो गया तुमको भगाते हैं लात मार के, चलो तुमको नागरिकता नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा संविधान ने, कहा कि कम से कम 5 वर्ष संविधान के निर्माण होने से पहले भारत में अगर कोई रह लिया है तो उसका स्वागत है, उसको हम क्या कह देंगे, भारत का नागरिक कह देंगे। तो अनुच्छेद 5 में ये प्रावधान था, इनमें से कोई 3 प्रावधान एक फुलफिल करता है व्यक्ति तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के आरंभ होने से, संविधान लागू हुआ है उस दिन तक जो है इनमें से कोई भी प्रावधान अगर बच्चा या वो कंडीशन पूरी करता है व्यक्ति तो वो संविधान मतलब भारत का नागरिक मान लिया। अनुच्छेद 6 कहता है, अब देखो उस समय बंटवारा हो रहा था, उस समय जो है मतलब देश 2 हिस्सों में बंट रहा था, तो ज्यादातर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति आया हुआ है, कहां से आया है, पाकिस्तान से, बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान से आएंगे ही। कुछ लोग जो थे वो जन्म जरूर पाकिस्तान में लिए थे लेकिन भारत आकर रहना चाह रहे थे, तो ऐसा थोड़े नहीं कि उनको बैरंग वापस कर देंगे, तुम्हारा जन्म जो है ये सीमा खींच देगी, इस सीमा से उधर पाकिस्तान में हुआ था तो तुम वहीं रहोगे, तो ऐसा नहीं। तुम जो है पाकिस्तान से जो आए हैं अब उनके लिए 2 कंडीशन बताई गई। अविभाजित भारत में जन्म लिया हो, अविभाजित मतलब जो भारत पूरा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित जो देश था वहां कहीं भी जन्म लिया हो, बलूचिस्तान में भी जन्म लिया है और भारत में आकर रहने लगेगा तो उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। तो उसमें से 3 कंडीशन दिया गया। अविवाहित भारत में या तो उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो जो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, अथवा उसके माँ बाप का जन्म हुआ हो, अथवा दादा दादी का। हम लोग सब इसी में आते हैं, हम लोग अविवाहित भारत में जन्म लिए, हम लोग तो नहीं लिए थे, हमारे दादा दादी ने लिया होगा, हमारे पापा ने भी नहीं लिया था, हमारे दादा दादी ने लिया था। तो हमारे दादा दादी को नागरिकता इसी आधार पर मिल गया कि हम लोग अविभाजित भारत में जन्म लिए थे। अब जरूरी थोड़े नहीं था कि पाकिस्तान में जन्म लिया हो, ये तो पाकिस्तान से, जैसे कुछ लोग जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए है। यहां पर तो हम लोगों की स्थिति ये वाली आ गई, लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आने वाले यानी चाहे बलूचिस्तान में जन्म लिए हों, चाहे वो सिंध प्रांत में लिए हों,
चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लिए हों, जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रांत हो, ठीक है। तो अब जैसे उस समय एक व्यक्ति थे जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम था उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान अगर चाहते तो भारत आकर के भारत की नागरिकता ले सकते थे, इसके आधार पर अविभाजित भारत में जन्म से। लेकिन वो चूंकि वो जहां पर जन्म हुआ था, सोचे यही हमारी मिट्टी है, यहीं रहेंगे, तो वहीं रह गए थे। लेकिन बहुत लोग वहां की परिस्थितियां जानते थे, इसलिए चले आए थे। तो 3 कंडीशन दिया कि अविभाजित भारत में चाहे उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, चाहे उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, चाहे दादा दादी का जन्म हो। दूसरी कंडीशन, अगर जुलाई 1949 के बाद भारत आ रहा है, 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आ गया, तो उसको आसानी से जन्म के आधार पे जो है नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद में एक कानून लाया गया। एक कानून क्या, एक ऐसा कंडीशन दे दिया गया 19 जुलाई 1949 के बाद, इसके बाद अगर कोई आएगा तो एक आदेश लेकर आएगा पाकिस्तान से, परमिट लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? परमिट, आदेश लेकर आएगा, अपने वहां से परमिट जारी करवा के लाएगा, एक लेटर लेके आएगा कि हम अब पाकिस्तान छोड़ करके भारत जा रहे हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण करेंगे। तो वो परमिट ले करके आएगा और हमको दिखा देगा हिंदुस्तान में, और नागरिकता उसको दे दी जाएगी। तो ये परमिट के आधार पे हो गया। ये क्या हो गया? परमिट। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परमिट के आधार पे भारत में पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति की नागरिकता कब से सुनिश्चित की गई? 19 जुलाई 1949। बस यहाँ पर यही प्रश्न आने वाला है। बाकी ये सब पुरानी बातें हैं, तो यहाँ समझने की बात है। प्रश्न इनमें से ज्यादा नहीं आते हैं, प्रश्न तो ज्यादा आएंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से सिर्फ परमिट वाली व्यवस्था आप याद रखनी है। तो ये अनुच्छेद 6 के अनुसार ये व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनको वहां अच्छा नहीं लगा, फिर वापस लौट के चले आए। भाई पता चल गया था कि भारत का होगा विभाजन, तो कुछ लोग सोचे चलो पहले ही चलते हैं, वहां कब्जा वब्जा कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ सोचे क्राउड ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, तो चलो चलते हैं वहां पर जो जमीन पड़ी है बलूचिस्तान में, वहां कब्जा कर लेंगे, खेती खेती करने लगेंगे, बड़ा सा मकान बनवा लेंगे, रहने लगेंगे। नहीं तो बाद में जब बंटवारा होगा तो लोग जाएंगे तो मतलब जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो कुछ लोग बड़े चालाक थे, पहले चले गए थे कहाँ? पाकिस्तान। अब जब चले गए वहां देखा, वहां जो चच्चा बैठे थे, निकाले तलवार, काटने लगे। अरे बाप रे बाप, फिर से वापस लौट के चलो। तो फिर वो कहाँ चले आए? भारत लौट के आ गए। तो ऐसे लोगों को कहा गया भैया ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए, मतलब तुम्हारी बुद्धि खुली तो चलो लौट आए हो, कोई बात नहीं, अब तुमको हम नागरिकता दे देंगे। तो कंडीशन उन्होंने 2 रखी। कहा 1 मार्च 1947 के बाद अगर गए थे और आ गए आप, तो ठीक है, आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करा लो, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भर करके आप जमा कर दो कार्यालय में जहां पंजीकरण होता है, और 6 महीने तक वेट करो, तुमको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। ये किसके लिए कहा गया? जो 1 मार्च 1947 के बाद चले गए थे कहां? पाकिस्तान, और फिर वापस आ गए। तो 1 मार्च 1947 के बाद चले गए और वापस आ गए। लेकिन दूसरी कंडीशन कहा गया 19 जुलाई 1949 के बाद उसकी बुद्धि थोड़ा लेट खुलेगी ना, जब जो है एक आध मरमुरा गए होंगे तो बुद्धि खुली होगी। तो 19 जुलाई 1949, और यहाँ परमिट वाली जो है कंडीशन आ गई थी 19 जुलाई 1949। तो कहा 19 जुलाई 1949 के बाद अगर आते हो तो आपको ये 2 कंडीशन तो फुलफिल करना ही है, पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, और 6 महीने तक वेट करना है, और साथ में परमिट भी लेके आना है। साथ में क्या लेके आना है? परमिट भी, पाकिस्तान का परमिट लेके आना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गई किसके लिए? पाकिस्तान चले गए फिर वापस आ गए। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है, अनुच्छेद 7 में ये बात कही गई। अब अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में जन्मे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप भारतीय हैं। अब उस समय क्रांति का दौर चल रहा था, लाला हरदयाल, और इधर जो है जापान में कौन रहने गया था? नहीं, जापान बोस भी चले गए थे। मान लो बोस ने वहां जाके शादी कर ली दूसरी, पहले तो शादीशुदा थे ही यहाँ से, वहां शादी कर ली। या फिर इसके पहले बोस एक और बोस थे, कौन से बोस थे? रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस जाके जापान में ही बस गए थे। हार्डिंग बम कांड के बाद भाग गए थे कहां? जापान भाग गए थे, और थे तो भारतीय ही, भारत में जन्म हुआ था। अब वहां पर वो उनके बच्चे जन्म ले लिए जापान में, तो उन्हें थोड़े नहीं कहेंगे कि तुम्हारे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी भारत की। अरे बिल्कुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे माँ बाप कहाँ के थे? भारत के थे।
तो अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में जन्मे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप भारतीय हों, जिनके माँ बाप भारतीय हों। तो रास बिहारी बोस का उदाहरण यहाँ देख सकते हो। रास बिहारी बोस जापान जाके रहने लगे, लेकिन उनका भारतीयकरण था, वो भारतीय नागरिक थे। तो ऐसे लोग जो विदेश में इनके बच्चे जन्म लेते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक। अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है। अब अनुच्छेद 9, यहां तक तो ये बात हो गई कि कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता मिलेगी। अब मान लो रास बिहारी बोस का बेटा जो है वहां जन्म ले लिया और फिर कहा भैया हम नागरिकता कहाँ के लिए रहे हैं, जापान के लिए रहे हैं, अपनी इच्छा से। बाप हमारे जरूर भारत चले जाए रहने लगे, लेकिन हम नागरिकता कहाँ के लिए रहे, जापान की। तो हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगर तुमने मतलब जन्म ले लिया, तुम्हारे माँ बाप यहीं के थे, तो कोई दिक्कत नहीं, भारत का नागरिक कहे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने कहा कि हम जो है जापान की नागरिकता, इंग्लैंड की नागरिकता ले रहे हैं स्वेच्छा से, तो फिर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है। तो ये समाप्त की बात हो गई, अनुच्छेद 9 समाप्त की बात कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 10 में कौन सी व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त करनी है। ये बड़ा कठिन कर दिया गया है। नहीं तो अभी जो नागरिक बने, हम लोग नागरिक बने हैं और सरकार चाहे तो हमारी नागरिकता ले सकती है, नहीं ले सकती भाई, क्योंकि अनुच्छेद 10 में जो है कठोर प्रावधान किया गया है। संसद विधि बना करके ही किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। ऐसा नहीं कि बस चलते सड़क पे और कह दिया तुम भारत के नागरिक नहीं हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो है पान खा करके और मंदिर में थूक दिया था, मस्जिद में जो है थूक दिया था पान खा के, तुम्हारी नागरिकता खत्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि इस तरीके से नागरिकता किसी की ली जा सकती। ऐसे होने लगे ना तो अभी जो सरकार बैठी है, ये सरकार जो दूसरी पार्टी है, एंटी पार्टी जो सरकार में नहीं, उसके जितने बड़े बड़े नेता हैं सबकी नागरिकता क्या कर दे, खत्म कर दे। और नागरिकता खत्म हो जाएगी तो फिर चुनाव का अधिकार खत्म हो जाएगा, न वोट दे सकते हैं, न लड़ सकते हैं। तो बड़ा संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके आर्टिकल 10 को भी डाल दिया। कहा कि इतनी आसानी से आप किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए विधि बनानी पड़ेगी। संसद, सिर्फ संसद ही ऐसी विधि बना करके, और संसद में विपक्ष भी बैठा है, सब कुछ बैठे हैं, तो विपक्ष थोड़े नहीं चाहेगा कि हमारी नागरिकता खत्म हो जाए, ऐसा कोई कानून बना दें, तो नहीं बनेगा। अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है। अब यहां तक तो ये बात कह दी संविधान निर्माताओं ने, 8 तक तो कह दी कि कौन नागरिक होगा उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, और 9 कह दिया कि विदेश की स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो भारतीय नागरिकता खत्म, और 10 कह दिया कि इसकी नागरिकता हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, तो इसका प्रावधान कर दिया। लेकिन 11वां अनुच्छेद ये कहता है कि भैया अभी तक की परिस्थितियों में तो हमने थोड़ा सा बात कर दी। संविधान निर्माताओं ने कहा कि थोड़ी सी परिस्थितियां जो अब तक की थी वो हमने डिफाइन कर दिया, उसके हिसाब से भारत को एक ऑर्गेनाइज देश बना दिया, नागरिक वगैरह दे दिए। लेकिन अब आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होती है, मोबाइल का जमाना आएगा, कंप्यूटर का जमाना आएगा, उनको क्या पता था कि दुनिया मुट्ठी में होगी, उन्हें थोड़ा नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि भाई भविष्य को देखते हुए अनुच्छेद 11 भी हम डाल रहे हैं। अब जब जैसे जैसे समय जिस परिस्थिति हो उसके अनुसार जो संसद है वो क्या करे, कानून बनाए, नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है कौन, संसद। राज्य की विधायिकाएं नहीं बनाएंगी, कौन बनाएगा, संसद। क्योंकि नागरिकता विषय किसका है, संघ सूची का, हम लोग आगे पढ़ेंगे, संघ सूची का विषय है। नागरिकता किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची के विषय में नियम कानून कौन बनाएगा, सरकार, केंद्र की बनाएगी, कौन, केंद्र की सरकार, केंद्र की विधायिका बनाएगी। तो संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा जो है समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून बनाएंगे। तो ऐसे में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो पहला जो अधिनियम आया था भारतीय नागरिकता से संबंधित, तो प्रश्न अब यहां से बनेंगे, ये लोग हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहली नागरिकता अधिनियम था, पहला नागरिकता अधिनियम था। इसके बाद में कई बार इसमें संशोधन हो चुका है, और लेटेस्ट संशोधन 2019 का था, जिसमें काफी जो है विवाद और बवाल हुए थे। हम लोग वहां तक पूरा लेटेस्ट अध्ययन करेंगे। तो ये जो है यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो अब कुछ बेसिक बातें हैं भाई, ये संघ सूची का विषय है और नागरिकता एकल है। ऐसा नहीं है कि हम जो है उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक कहलाएंगे और भारत के अलग नागरिक कहलाएंगे, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम महाराष्ट्र गए
तो कह दिए कि तुम उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, तुमको महाराष्ट्र में न जमीन खरीदने का अधिकार है, न यहाँ बसने का अधिकार है, कुछ नहीं, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं। हम अपने राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र अर्थात भारत की पूरी सीमा के अंतर्गत कहीं भी जाकर के जो रह सकते हैं, वहां पर व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है, सिंगल नागरिकता है। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसीलिए मैंने स्रोत नहीं पहले पढ़ाया था, धीरे धीरे सारा स्रोत आपको यहाँ पता चलता जाएगा, फिर बाद में एक स्रोत की क्लास होगी, वहां पे इकट्ठे सब कुछ पता चल जाएगा। तो नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों की नागरिकता अलग होगी और संघ की नागरिकता अलग होगी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका क्या है? एक जो है फेडरेशन है, एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, लेकिन वो कैसा संघ है? फेडरेशन है। उसमें कुछ लोगों ने समझौता करके राज्यों ने एक संघ बनाया है, लेकिन भारत में ये कंडीशन नहीं है। भारत तो यूनियन है, संघ ने राज्यों को बनाया है, तो संघ कहता है सिर्फ तुम्हारी नागरिकता देश की होगी, एकल नागरिकता होगी, ना कि राज्यों की अलग अलग होगी। तो इसलिए हमारे देश की नागरिकता एकल है, सिंगल नागरिकता है। और यहाँ पर संघ सूची को दिया गया है अधिकार कि संघ सूची इसमें क्या कर सकती है? जो है परिवर्तन कर सकती है, कोई जो है परिवर्तन अगर संशोधन आता है तो कर सकती है। और उसमें भी ये जो है संसद के साथ, मतलब संसद में भी किसको सबसे ज्यादा अधिकार मिला है? गृह मंत्रालय को। तो प्रश्न कभी कभी यहां से आ जाता है कि संसद, मतलब केंद्र सरकार में भी किस मंत्रालय का ये विषय है? तो गृह मंत्रालय का, होम अफेयर्स का ये जो है विषय है। तो इस तरीके से नागरिकता संबंधित कुछ ये बेसिक बातें थी। कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसमें समय समय पर किए गए संशोधन और विदेश में रहने वाले व्यक्ति को किस तरीके से नागरिकता दी जाती है, एनआरआई वगैरह जिसको कहते हैं, ये सब क्या है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सब हम लोग ओसीआई, एनआरआई सब अध्ययन करेंगे अगले जो है क्लास में।